हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो का क्रम बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। टॉपिक 4.8.1 और ये टॉपिक है आज का सोलेनॉइड, और हिंदी में इसको कहेंगे क्या, परिनालिका। इस परिनालिका के कारण हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, और चुंबकीय क्षेत्र कब ज्ञात होगा, जब उसमें करंट फ्लो करेंगे। तो स्वाभाविक है, जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें सब करंट फ्लो कर रहे हैं। करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और स्टार्टिंग कहाँ से कर चुके हैं हम, ऑर्स्टेड के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसने बताया था, बायो-सैवर्ट ने। बायो-सैवर्ट के बाद उसी टाइप का एक और लॉ मिला हम लोगों को, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो मोर इफेक्टिव फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर सिमेट्री कहीं होती है, सिमेट्री मतलब जो सब जगह देखने से एक सा लगे, उसमें यूज होता है। तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ के जो एप्लीकेशन है वो स्टडी कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन हम इसका स्टडी कर चुके हैं कि जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, अनंत लंबाई का रेखीय सीधा तार हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2πr पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन हम देख रहे हैं क्या, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है ये हमें समझना है। तो देखिए, आप क्या हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये लंबा जैसे डस्टर है, थोड़ा सा लॉन्ग है, आप वायर लें, तार लें, और तार को इस प्रकार से इस पर बाउंड करना शुरू कर दीजिए। जब वायर को आप बाउंड करेंगे तो जो उसका शेप बनेगा उसी को आप क्या कहेंगे, परिनालिका या सोलेनॉइड। मतलब कैसे, देखिए ऐसे, ये जो शेप बन गया, ये एक क्या है, सोलेनॉइड मतलब परिनालिका। क्योंकि अगर जैसे हम देखें, यही धागा वाली रील देखें, उसमें धागा इस प्रकार से क्या रहता है, बाउंड रहता है, तो उसका कौन सा शेप कहलाएगा, वो सोलेनॉइड कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिस्टम पर अगर हम वायर को लेकर इस प्रकार से लाइन में बाउंड करते जाएं तो जो शेप बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के कारण हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, तो सोलेनॉइड का अगर हम एक्सिस बनाएं, इसकी अक्ष है ना, तो इसकी अक्ष ये, इसके सेंटर में होगी ना, ये जो वायर है, ये इसकी क्या है, एक्सिस। इसकी क्या है, अक्ष सेंटर पे। तो ध्यान से समझिएगा। और इसमें सपोज करिए कि करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। चलिए, करंट फ्लो हो रही है, तो इस प्रकार से करंट इस टाइप से जाएगी, फिर राउंड लेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से करंट चलती जाएगी। ये करंट है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी ले लीजिए, सोलेनॉइड के अंदर कोई पॉइंट क्या ले लिया आपने, P। इस सोलेनॉइड के इनसाइड में कोई पॉइंट P है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अगर हम करंट फ्लो कराते हैं। तो हमने कुछ रूल्स पहले पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने वाले कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं, देखो, हमने पढ़ा है कि जैसे ये वायर है और इसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो, तो इसके चारों ओर मतलब क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती है। समझ में आ रही बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती है इस टाइप से। अच्छा, अगर ये सिस्टम ऐसे हो, अब इस सिस्टम में हम क्या करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगर ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे ये, अगर यहाँ की ओर बात कर रहे हैं तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब जैसे ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस, ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हैं ना, उसमें एक सर्कल सा बनना है। तो कहने का हमारा मतलब ये है, समझिए, जैसे ही आपने यहाँ करंट फ्लो कराई, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने यहाँ पर करंट को फ्लो कराया, इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होने वाला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जैसे ही यहाँ पर एक लाइन, मतलब जैसे ही आपने करंट फ्लो कराई, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बनने वाला था, मतलब इस टाइप से, ये दिख रहा है आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बनने वाला था, ऐसे ही बनता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ से निकलेगी लौट कर उसको वहीं आना है। क्लोज कर्व भी बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।
अच्छा, तो लेकिन जैसे ही ये राउंड लेने वाली थी, आपने क्या किया, इसके बगल में एक टर्न और रख दिया। केवल एक ही टर्न अकेला नहीं है, ये एक टर्न और रख दिया, तो राउंड नहीं ले पाए। जैसे ये घूमने वाला था, ये घूमने वाला था, लेकिन उस आपने क्या किया कि यहाँ पर एक कॉइल और लगा दी। एक कॉइल लगाने से ये रोटेट नहीं हुआ और आगे चला गया। जैसे ये ऐसे था, ऐसे रोटेट होने वाला था, लेकिन रोटेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे एक और कॉइल लगी है, उससे भी तो पास होना है इसको, क्योंकि उसमें भी करंट फ्लो हो रही है। तो ये यहाँ से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही आगे की ओर गया तो आगे फिर एक और टर्न है। ठीक है, तो फिर से ये रोटेट होने वाला था, लेकिन इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे बढ़ गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार क्या होती जा रही है, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक वो टर्न खत्म ना हो जाए, जब तक वो टर्न समाप्त ना हो जाए, मतलब लूप समाप्त ना हो जाए। जैसे ही लूप समाप्त होंगे तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो अपना सर्किल कवर करना ही करना था। वही हाल यहाँ देखिए। अब देखिए, एक साइड करंट कहाँ जा रही थी, अप, और दूसरे टर्न में करंट कहाँ जा रही है, डाउन। क्योंकि आप ऐसे तो बनाए हैं, करंट ऐसे जाएगी और यहाँ से रिटर्न आएगी। तो एक में अपवर्ड है और एक में डाउनवर्ड है, ऐसे तो आप कह रहे हैं। तो वायर और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनना चाहिए था। अच्छा, वही हाल इसमें हुआ, ये डाउनवर्ड करंट जा रही है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, एक सर्किल बनना चाहेगा। लेकिन जैसे ये सर्किल होने वाला हुआ कि आगे एक और टर्न है, तो उसने इसको खींच लिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बढ़ गया, आगे। जैसे ही ये रोटेट होने वाला था, ये ऐसे रोटेट होने वाला था कि आगे एक और टर्न लगा हुआ है, उसने मैग्नेटिक फील्ड को आगे बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंच गया। जैसे ही फिर से रोटेट होगा, वही प्रोसेस लगातार चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, जब तक एक टर्न, मतलब कॉइल खत्म ना हो जाए। और जैसे ही कॉइल खत्म होगी, ये फिर से अपनी पोजीशन में ऐसे लौट है। तो समझिएगा ध्यान से। फिर से हमने कहा कि ये तार में तुरंत रोटेट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर केवल एक ही सिंगल सिस्टम है। तो इस कॉइल के कारण ये, दूसरी कॉइल के कारण ये, तीसरी कॉइल के कारण ये, चौथी, इस प्रकार से आप देखिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक आपको कैसी दिख रही हैं, सीधी दिख रही हैं, वेरी गुड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर बनेगी, ये सब की सब कैसी होंगी, समांतर होंगी। तभी ये कहा जाता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह एक समान और एक्सिस के पैरेलल, मतलब अक्ष के समांतर होता। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक समान क्यों है, क्योंकि सब टर्न एक से ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। और कैसा होगा, इस एक्सिस के पैरेलल, मतलब समांतर, इस एक्सिस के पैरेलल। क्यों, क्योंकि सारी की सारी सीधी लाइनें आई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट आपको मिल गया। क्या मिल गया, देखिए हमें मिल गया कि सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर पता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो क्या आपको समझ में आ गया, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, एक समान होता है। और कैसा होता है, समांतर होता है। किसके समांतर होता है, सोलेनॉइड के। ये पहली कंडीशन थी। अच्छा, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं हम इसकी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके बाहर, इसके बाहर, हाँ, वो जीरो कैसे होगा ये हमें पता लगाना है ना। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, उसके लिए आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करते हैं, एम्पीरियन लूप की, एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप इसमें हम लोग ऐसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई क्यू है, एम्पीरियन लूप हम लोग ऐसे बनाएंगे। थोड़ा इसमें खिचड़ी सी पक गई, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। ये किस टाइप का शक्ल दिख रही है इसकी, आयताकार, रेक्टेंगुलर,
ठीक है, नाम इसका देना चाहो तो दे लो ए बी सी और डी, और इसमें एक करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है। ठीक है, ये इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें आप लोग एक चीज देखेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने ये आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर लूप की ही कल्पना क्यों की? क्योंकि ये लूप तो एम्पीरियल किसी टाइप का हो सकता था। तो देखो, अगर हम ये लूप ऐसा लेते हैं हल्का सा सर्कुलर, तो क्या ये सभी जगह इसकी लेंथ एक सी है? कहने का मतलब सभी जगह एंगल एक सा बनेगा? नहीं बनेगा। इसका हर जगह एंगल क्या हो जाएगा? बदलेगा। और एंगल बदलेगा तो जो बीडीएल कॉस थीटा होता है वो बदल जाएगा, और हर जगह वो बदलेगा तो वो सिमेट्री नहीं आ पाएगी। और सिमेट्री नहीं आ पाएगी तो एम्पीरियर का नियम लगाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हमने कहा था कि मोर इफेक्टिव एम्पीयर्स लॉ फॉर सिमेट्री के लिए सबसे अच्छा काम करता है, तो इसकी सिमेट्री नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम आयताकार लेंगे तो क्या सिमेट्री बनेगी? देखो ये टुकड़ा, ये जितने भी पीस हैं ये सब कैसे हैं? समांतर चलते जा रहे हैं। अच्छा, तो उसके समांतर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो सिमेट्री है ही, यहाँ से यहाँ तक एक जैसा ही है ना। भले ही एंगल 90 बनेगा लेकिन एक जैसा ही है। यहाँ भी लगभग यहाँ तक एक जैसा है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ। तो इसलिए इसकी सिमेट्री सही बने, इसका जो सिमेट्री सही बने इसके लिए कैसा लिया गया है? आयताकार। बाकी अब देखिए इसमें, अच्छा तो हम कहाँ निकाल रहे हैं? इसके आउटसाइड। देख लीजिए बाहर की ओर। क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग? आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड, खासतौर से यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा सा देखो, ये करंट कैसी जा रही है? समांतर इस साइड को, ठीक है। और ये वाली करंट कहाँ जा रही है? इस साइड को। ये दोनों करंट कैसी हैं? अपोजिट है। तो ये जब करंट अपोजिट हैं, ठीक है, तो नेट करंट दोनों का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ खासतौर से यहाँ के लिए बता रहा हूँ। तो ये करंट और ये करंट एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, तो इनके मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। चाहे इनको देख लीजिए, ये भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके कारण और इसके कारण एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, तो वो लगभग 0। अच्छा 100% 0 होता है क्या? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र क्या 100% 0 होता है? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका अंतर है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस और इसकी एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग। पता चला इसके कारण 100 आ रहा है तो इसके कारण पता चला 97 ही आया, तो कुछ परसेंट तो रह ही गया ना। तो 100% 0 नहीं होता है, लेकिन उसको हम लगभग 0 मानते हैं। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। अब हम निकालेंगे तीसरे पॉइंट में कितना, कहाँ पर? इनसाइड, उसके अंदर इनसाइड द सोलेनोइड क्या निकाल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कौन सा पॉइंट आपने मान लिया? P। इसके लिए आप क्या लगाते हैं? एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या होता है? वेक्टर B डॉट वेक्टर dl म्यू नॉट I नेट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें दो चीजें चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो आप लोग देखें जरा इसको, हम ले रहे हैं पहले B डॉट डीएल या टेक इन B डॉट डीएल। तो B डॉट डीएल में आप कहाँ सिमेट्री है? यहाँ से यहाँ तक अलग निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक अलग निकलेगा। तो 4 पार्टों में बटा हुआ है जो आपको हम बताएं। 4 पार्ट में देखिए, पहले कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन? A से लेकर B तक का, A से लेकर B। और B डॉट डीएल होता है B डीएल कॉस थीटा। थीटा किसके बीच? B और डीएल के बीच। तो लंबाई इसी साइड है, उन सारी छोटी छोटी लंबाइयों को जो जोड़ना है इसी साइड है सर। और मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है वो भी इसी साइड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? पैरेलल। तो बी डीएल कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ तक देखो, बी से सी ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। कितना? 90। देखो ये लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना बनेगा? 90। अब आगे देखो CD, यहाँ से यहाँ तक ये CD है, इसको भी लिख सकते हैं बी डीएल कॉस 0 या 180 जो भी लिख सकते हो, लेकिन अभी उसका हम मतलब बताएंगे। अगला देखिए
डी यहाँ से यहाँ तक सबका जोड़ना है क्योंकि पूरा एम्पीरियल लूप लेना है। सी से डी तक बी डी एल कॉस 90 देखते जाइए आप लोग, समझ देखिए हम बता चुके हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं आपको। यहाँ एंगल कितना क्रिएट हो रहा है 90, यहाँ एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, यहाँ एंगल 90, वो अलग चीज है। मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग देखनी है आपको। तो ये 90 बनाएगा, ये और ये पैरेलल है। अच्छा ये और ये 90 बनाएगा, तो हमने लिख दिया है। कौन कौन जीरो होने वाले हैं? cos 90 की वैल्यू 0, ये खत्म हो जाएगा। ये cos 90 है, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो BDN cos 0 भले ही 0 ना होता, लेकिन कहाँ पर है ये C और D, और C और D पॉइंट को आप देखेंगे तो इस सोलेनॉइड के कहाँ है? ऊपर, बाहर, आउटसाइड। सोलेनॉइड तो आपका इतना ही है ना? यस सोलेनॉइड तो यही है ना? हाँ, और उसके कहाँ ये बाहर है। और अभी दिखा चुके हैं सोलेनॉइड के बाहर कितना होता है 0, तो इसके कारण भी आपका 0। बचा कौन? BDL cos 0, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की वैल्यू बची कितनी? BDL cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, DL का समाकलन L, मतलब इंटीग्रेशन। तो अगर ये आप लेंथ मान लें कितनी है L, ये लेंथ कितनी मान रहे हैं L, तो ये छोटे छोटे टुकड़े DL 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 मिलके कितने हो जाएंगे L, तो DL का इंटीग्रेशन L, बचा कितना ये आया, एक पक्ष आ गया। दूसरी साइड ले लीजिए इसकी। दूसरी साइड में हमें देखना है नेट करंट, आई नेट करंट देखना है। तो आप लोग बताइए पूरे सोलेनॉइड में जो बहने वाली करंट है वो कितनी मानी जाएगी? आई। ठीक है, लेकिन क्या जो एम्पीरियल लूप है उसमें टोटल करंट आई है? नहीं। उसने कितनी करंट को घेरा है? केवल इतने टर्न, जो टर्न आए हैं, राउंड आए हैं, इतने को तो घेरा है। तो क्या टोटल करंट को बाउंड कर रहा है, घेर रहा है? आंसर नहीं घेर रहा है, टोटल करंट तो नहीं घेर रहा है। तो कितनी करंट इसमें मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा जरा। हम मान रहे हैं कि स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। जब लूप की लेंथ मतलब लंबाई कितनी है? एक है, तब उसमें फेरों की संख्या कितनी है? समझिए ध्यान से, लंबाई एक, फेरों की संख्या है, और लंबाई है कितनी रियल में? L, तो कितनी संख्या हो जाएगी? NL, तो कुल संख्या हो जाएगी हाँ L लंबाई में कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर इन लेंथ कितनी हो जाएगी? अब देखिए, मान लीजिए कि इस ईच टर्न से फ्लो होने वाली करंट कितनी है? आई। तो एक टर्न में जो करंट फ्लो हो रही है कितनी? वो आई। तो टोटल टर्न कितने हैं लेंथ में? NL। NL में कितनी करंट फ्लो होगी? NI। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आ जाएगी ये नेट करंट फ्लो कवर्ड बाय लूप। तो ये हो जाएगा I N कोई प्रॉब्लम? नो। I क्या है? धारा, करंट है, ठीक है। और NL मतलब NL टर्न में फ्लो होने वाली करंट, तो टोटल करंट यही बन जाएगी। अब यही मान हम किस में रख सकते हैं? हाँ, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी जगह पर कितना आया था? PL। इसकी जगह पर कितना रखना है हमें? तो म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, और उसकी जगह रहेगा आपका IN। L से L तो B इक्वल टू म्यू नॉट IN हो गया। कैसे भी लिख सकते हो, वेयर जरूर लगा लीजिएगा। N क्या है हकीकत में? हकीकत में ये है आपका, देखना क्या, जहाँ N कैपिटल टोटल नंबर, N को इसमें कुल संख्या, फेरों की कुल संख्या, टोटल नंबर टर्न के, और L क्या है? टोटल लंबाई। हाँ, तो ये कहा था कुल संख्या बटे लंबाई। जब भी इसका मान रखेंगे हम तो क्या रखेंगे? N अपॉन L, स्मॉल n इक्वल टू N अपॉन L। तो इसको नया, जब आपको लेंथ दी हो और टोटल नंबर ऑफ टर्न दिए हो, जब आपको लंबाई दी गई हो और कुल संख्या दी गई हो, तो स्मॉल n की जगह क्या रखोगे? N अपॉन L। इसको नया रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल NI अपॉन L। ये भी एक रूप हो सकता है,
फिर से समझ लीजिए, जहां n टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में फेरों की संख्या, l सोलेनॉइड की लंबाई, I उसमें बहने वाली धारा, और म्यू नॉट तो आप जान ही रहे हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वायु निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ लेंगे। आप लोग कहाँ तक लिख लिए थे कल? तक लिखे थे सर। इसके बाद आपको लिखना है, जहाँ हुए यार वेयर से इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस इसमें समझ लीजिए थोड़ा। यदि परिनालिका में कोई बात ना करें, माध्यम भरा हो, देखिए जैसे हमने अभी लिया था कि वहां पर स्पेस है, फ्री स्पेस है या निर्वात है, मतलब वैक्यूम है। अब हम मान रहे हैं कि इफ एनी मीडियम इंसर्ट इन, इफ एनी मीडियम इंसर्टेड इन सोलेनॉइड, यदि प्रणालिका में कोई माध्यम भरा हो, तब क्या हो जाता है, तब एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, एक रिलेटिव परमीबिलिटी होती है, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। अभी बताएंगे इसके बारे में। वैसे आपका फॉर्मूला क्या था ये, तो मीडियम में इन मीडियम मतलब माध्यम में बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट की जगह की रहता म्यू एन आई, स्मॉल एन ही लेके चल रहे हैं अभी, मानते हैं ये वाला म्यू एन आई। तो इस म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, म्यू आर, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बी डैश हो जाएगा आपका, म्यू की जगह हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब कोई मीडियम भरा हो। जैसे क्या करते हैं उसके अंदर, जैसे कोई आयरन रॉड भर दिया है, कोई और भर दिया, तो उससे क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे पता बढ़ गई, पहले कितना था केवल म्यू नॉट, अब म्यू नॉट के साथ साथ कौन आ गया, म्यू आर, तो उसकी क्षमता बढ़ गई होगी कि कम हो गई होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता और बढ़ गई होगी। ध्यान रखिए, इसलिए मीडियम भर दिया जाता है। तो लिख दे रहे हैं हम कौन चीज क्या है इसमें, म्यू आर है यहाँ पर अपेक्षित चुंबकशीलता, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिलेटिव परमीएबिलिटी। अपेक्षित चुंबकशीलता, इंग्लिश में बोलेंगे क्या है इसको, रिलेटिव परमीएबिलिटी। अच्छा, अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि ये रिलेटिव परमीएबिलिटी क्या होती है, तो क्या ऐसा कुछ क्लू मिला है इसमें जिससे आप डेफिनेशन बता सकें, कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिससे आप डेफिनेशन बता सकते हैं इसकी, तो आंसर यस। देखो ये क्या आप ये फॉर्मूला देखकर इसको डिफाइन कर सकते हो, ये है माध्यम की चुंबकशीलता और ये है निर्वात की चुंबकशीलता, और दोनों में क्या है ये अनुपात, क्या बन जाएगी ये बस यही परिभाषा। अरे फॉर्मूला देखकर आपको तो पहले कहना चाहिए यस सर आई कैन डू दिस। हाँ, ये क्या कहेंगे, माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर
अनुपात। हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है अगर हम क्या करते हैं, कोई मीडियम उसमें इंसर्ट करा देते हैं। आगे बढ़े, ये लिख लिया था। देखिए दूसरा केस देख लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के एंड पर, इसके सिरों पर, सोलेनॉइड के सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ऐसे समझ लीजिए इसको। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था, म्यू नॉट एन आई। अब उसके कहाँ पर चाहिए हमें, सिरों पर। तो ये सोचो एक पिता के 2 बच्चे हों तो संपत्ति कितनी कितनी बटेगी, आधी आधी ना, बस हाफ कर दो उसको, हाफ कर दीजिए, ठीक है। देखो सोलेनॉइड के सिरों देखिए, सोलेनॉइड के सिरों पर मतलब एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन सोलेनॉइड ऑफ एंड पॉइंट कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट कितना बटा एन आई अपॉन 2। ये वो वाला लिखा है जब कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम होता तो फिर ये वाला लिख के 2 लगाते, ठीक है। ये हो जाएगा। तो कितने का भाग दे दिया इसमें, 2, क्योंकि 2 एंड का जिक्र है। तो इस प्रकार से आपका सोलेनॉइड फुली कंप्लीटेड हो गया है। तो सोलेनॉइड कैसे बनता है, कोई वायर है इस प्रकार से बाउंड कर देते हैं किसी लॉन्ग सिस्टम में, तो ये लगभग इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं हम। कितना इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई का, जो होता नहीं उसका हम परिकल्पना करते हैं। तो इतना तैयार कर लीजिएगा आप लोग।